दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आ जाइए। हम बात कर रहे थे आप लोगों के सामने सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रूल्स के बारे में बात कर रहे थे मेरे प्यारे साथियों। और इसके माध्यम से जो ये किताब आप देख पा रहे होंगे, ये किताब आप सबके पास होगी। चैप्टर नंबर 1 आपका पूरा कंप्लीट हो चुका था। आज अपन चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। अब देखो, चैप्टर नंबर 2 को कैसे पढ़ेंगे, पहले ये समझने की कोशिश करो कि चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे कैसे। देखिए, जीएफ&आर यानी जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रूल्स, जिसको अपन जीएफ&आर अपन बोलते हैं, इसका अध्याय नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, दोस्तों, जिसका नाम है वित्तीय प्रबंध एवं नियंत्रण की सामान्य प्रणाली। चैप्टर नंबर 2 मेरे प्यारे साथियों, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वित्तीय प्रबंध एवं नियंत्रण की सामान्य प्रणाली, नियंत्रण की सामान्य प्रणाली, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, जिसमें हम आप लोगों को रूल नंबर 5 से लेकर रूल नंबर 26 तक अध्ययन करवाने वाले। ओके, इस चैप्टर में दोस्तों टोटल मिला के 7 भाग है। कितने भाग है? 7 भाग। अगर मैं भाग नंबर 1 इस चैप्टर की बात करें तो यहां पर रूल नंबर 5 से लेकर 7 आपके अलग टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। 8 से लेकर 13 अलग रूल्स में आते हैं। उसके बाद 14 से लेकर 17 ये अलग रूल में आते हैं आप लोगों के। 18 और 19 ये आपके अलग नियमों के अंतर्गत आते हैं। 20 से लेकर 23 ये आपके अलग नियम आते हैं। 24 आपका नियम नंबर अलग है और 25 से लेकर 26 ये नियम आपके अलग है। इस प्रकार से चैप्टर नंबर जो 2 है वो आपके 7 भागों में बटा हुआ है। ये आपका पार्ट नंबर 1 है, ये पार्ट नंबर आपका 2 है, ये पार्ट नंबर आपका 3 है, ये 4 है, ये आपका 5 है, ये आपका 6 है और ये आपका 7 है। ऐसे याद करना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बातें बताओ सुनते जाना आप लोग। जो पार्ट नंबर 1 है उसका नाम है धन की प्राप्ति। पार्ट नंबर 1, इसके अंतर्गत धन की प्राप्ति की बात की जाती है। सरकारी धन की प्राप्ति को लेकर जो नियम है वो आपके भाग नंबर 1 रूल नंबर 5 से लेकर 7 तक बात की जा रही है। धन की प्राप्ति को लेकर बात करें। ओके, आपके फिर आता है आपका धन का व्यय, यानी धन राशियों का व्यय एवं भुगतान। धन राशियों का व्यय कि धन राशियों को कैसे खर्च करेंगे एवं उनका भुगतान कैसे किया जाएगा, इसके बारे में बात अपन करते हैं। इसको लेकर हम बात यहां पर करने वाले। जो भाग नंबर जो 3 है दोस्तों, वो लेखा संधारण के संबंध में कर्तव्य की बात करता है। लेखा संधारण मतलब संधारण मतलब लेखों को रखना। लेखा संधारण के दायित्व, लेखा संधारण करने के संबंध में जो दायित्व होते हैं उसकी बात चैप्टर भाग नंबर 3 में की जाती है। भाग नंबर 4 में संविदाओं की बात आती है, कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है कि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट कैसे होंगे, उनके संबंध में क्या नियम होंगे। भाग नंबर 5 के अंतर्गत दोस्तों दुर्विनियोग, कपट एवं हानियों की बात आती है। दुर्विनियोग, अगर किसी भी प्रकार का विनियोग, दुर्विनियोग अगर बात हो, कपट एवं हानियों की बात आती है। कपट एवं हानियां जो होती है इन सब का उल्लेख किया जाता है भाग नंबर आपके 5 के अंतर्गत। 6 के अंतर्गत दोस्तों विभागीय विनियमों की बात आती है। विभागीय विनियमों की बात आती है कि विभागीय विनियम कैसे होंगे। और आपका जो 7वां भाग है उसमें लेखा अधिकारियों के कर्तव्य एवं दायित्व की बात आती है। ओके, एवं दायित्व की बात यहां पर की जाती है। ओके, ये आपको ध्यान रखना। ओके, अब सुनो दोस्तों, सुनो मेरे बात को सुनना और समझने की कोशिश करना दोस्तों। अब देखो ना, सुनो, यहां तक अगर अपन बात करते हैं दोस्तों कि चैप्टर नंबर जो 2 है ना, जिसका नाम है वित्तीय प्रबंध एवं नियंत्रण की सामान्य प्रणाली, और इसमें नियम नंबर 5 से लेकर 26 तक नियम है। और इस चैप्टर के टोटल कितने भाग है? 7 भाग है। टोटल मिला के 7 भाग है। भाग नंबर 1 में यह कहा जाता है कि सरकारी धन को कैसे प्राप्त किया जाएगा और उसके संबंध में क्या नियम होंगे। ओके, जहां पर रूल नंबर 5, 6 और 7 आता है।
भाग नंबर 2 में जो धनराशि सरकारी धनराशि प्राप्त की गई, सरकारी धनराशियों का खर्च कैसे होगा और उसका भुगतान कैसे होगा, उसके संबंध रूल नंबर 8 से लेकर 13 तक आते हैं। भाग नंबर 3 में 14 से लेकर 17 तक के नियम आते हैं। लेखा संधारणों की बात की जाती है कि लेखा संधारणों के संबंध में दायित्व कैसे होंगे। भाग नंबर 4 में रूल नंबर 18 और 19 आती है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है। भाग नंबर 5 में रूल नंबर 20 से लेकर 23 तक आते हैं, जहां दुर्विनियोग, कपट और वहां पर हानियों की बात आती है। भाग नंबर 6 में रूल नंबर 24 आता है, जहां पे विभागीय नियमों की बात की जाती है। अब देखो यहां पर अगर बात करें, फिर उसके बाद अपन कह सकते हैं यहां पर कि भाग नंबर 7 में 25 से लेकर 26 तक लेखा अधिकारियों के कर्तव्य और दायित्व की बात आती है। किसी भी विद्यार्थी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको सबको नियम याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। तो सबसे पहले तो आपको क्या याद करना है कि चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है, वित्तीय प्रबंध एवं नियंत्रण की सामान्य प्रणाली। फिर आपको यह याद रखना कि चैप्टर नंबर 2 में नियम कहां से कहां तक है, 5 से लेकर 26 तक है। फिर आपको यह याद रखना है दोस्तों कि चैप्टर नंबर जो आपका 2 है उसमें आपके टोटल कितने भाग है, 7 भाग है। पहले भाग में रूल नंबर 5 से 7 है, दूसरे भाग में रूल नंबर 8 से 13 है, तीसरे भाग में रूल नंबर 14 से 17 है, चौथे भाग में 18 और 19 है, पांचवें भाग में 20 से लेकर 23 है, छठे भाग में रूल नंबर 24 है और उसके बाद सातवें भाग में दोस्तों आपके 25 से 26 तक है। अभी मैं आज इस कक्षा में आप लोगों को भाग नंबर 1, भाग नंबर 6 और भाग नंबर 7 ये आपको पढ़ाने वाला हूं। यानी आज इस कक्षा में जब रूल नंबर 5, रूल नंबर 6, ओके में तो रूल नंबर 7, रूल नंबर 24, 25 और 26, आज अपन इस कक्षा में 6 नियमों को पढ़ने वाले। तो दोस्तों आज आप लोग तैयार हो जाओ रूल नंबर 5 पढ़ने के लिए, 6 पढ़ने के लिए, 7 पढ़ने के लिए, 24 पढ़ने के लिए, 25 पढ़ने के लिए और 26। केवल ये 6 नियम अपने को पढ़ने, इससे ज्यादा अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, ज्यादा हाई तौबा करने की आवश्यकता नहीं है। डेली के अगर तुम 5 नियम भी पढ़ते हो तो दोस्तों तुम्हारे पास आपके 50 दिन है, 250 नियम पढ़ सकते हो, जबकि तुम्हारे सिलेबस में 250 नियम तो है ही नहीं दोस्तों। ओके, तो आप डेली के मात्र 2 या 3 नियम पढ़ोगे भी आपका काम हो जाएगा, तो ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आज की इस कक्षा में हम इन 6 नियमों को भाग नंबर 1, भाग नंबर 5, भाग नंबर 6 और भाग नंबर 7 इनको पढ़ेंगे। भाग नंबर जो 1 है वो धन की प्राप्ति की बात करता है, भाग नंबर 6 के अंतर्गत विभागीय नियमों की बात आती है और भाग नंबर 7 के अंतर्गत लेखा अधिकारियों के कर्तव्य और दायित्व की बात आती है। तो अपना माइंड सेट कर लो कि आज हम इस चैप्टर के अंतर्गत टोटल 6 नियम पढ़ेंगे, जिसके अंदर भाग नंबर 1, भाग नंबर 6 और भाग नंबर 7 को पढ़ने वाले दोस्तों। ओके, चलो मित्रों आ जाओ। सबसे पहले दोस्तों आपका भाग नंबर 1 है दोस्तों, जिसमें धन राशि की प्राप्ति की बात की जाती है, जहां पर रूल नंबर आपके 5 से लेकर 7 रूल होते हैं, मतलब 3 नियम आपको पढ़ने हैं। ओके, 3 नियम आपको पढ़ने, बहुत ही सिंपल एवं सोवर नियम है दोस्तों। नियम नंबर जो 5 है वो सामान्य सिद्धांतों की बात करता है। नियम नंबर 5 के अंदर दोस्तों सामान्य सिद्धांतों की बात की जाती है। सामान्य सिद्धांतों की बात की जाती है, वो कहता है कि सरकार के पास, यहां पर सरकार का मतलब है राज्य सरकार, तो राज्य सरकार के पास किसी भी रूप में धनराशि प्राप्त हो उसे सरकारी लेखों में या राजकीय खातों में, सरकारी लेखों में या राजकीय खातों में तुरंत जमा किया जाएगा। तुरंत प्रभाव से, बिना किसी देरी के वो राशि सरकारी लेखों में या राजकीय खातों में जमा कर देनी चाहिए। ये बात नियम नंबर 5 कहता है। चैप्टर नंबर 2 के भाग नंबर 1 का रूल नंबर जो 5 है वो ये कहता है, जो एक सामान्य नियम बताता है कि राज्य सरकार को अगर किसी भी रूप में पैसा मिलेगा, अब आप सोचो दोस्तों राज्य सरकार को किस रूप में पैसा मिल सकता है। कोई बकाया टैक्सेस के रूप में मिल सकता है, कोई किसी भी प्रकार की टैक्स के तौर पर या किसी शुल्क के तौर पर या किसी पेनल्टी के तौर पर सरकार को जिस भी रूप में पैसा मिलेगा, जिस भी रूप में सरकार को धनराशि प्राप्त होगी, उस धनराशि को रखने वाले जो अधिकारी लोग हैं वो तुरंत प्रभाव से सरकारी लेखों में, राजकीय खातों में उसको तुरंत प्रभाव से जमा कर देंगे। उसमें किसी भी प्रकार की कोई देरी नहीं करेंगे, मतलब कोई देरी विलंब नहीं होगी। अगर आज सरकार को पैसा मिला तो आज की आज वो सरकारी खजाने में जमा होना चाहिए, सरकारी खाते में जमा किया जाएगा, उसमें कोई देरी नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई देरी नहीं होगी। ये बात रूल नंबर 5 बोलता है। अब दोस्तों बताओ रूल नंबर 5 तुमको याद होगा या नहीं होगा, यस या नो? चलो याद रहेगा।
रूल नंबर 6 कहता है दोस्तों धनराशि को संचित निधि या लोक लेखा निधि में जमा किया जाएगा। संचित निधि दोस्तों जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 266(1) में किया गया, और लोक लेखा निधि की बात आती है दोस्तों जिसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 266(2) में किया गया। ओके, तो दोस्तों यहां पर प्रश्न ये बन रहा है कि जो धनराशि प्राप्त होगी, यानी सरकार को जो भी धनराशि प्राप्त होगी उसे दोस्तों अगर बताते हो संचित निधि या लोक लेखा निधि के अंतर्गत, उसे लोक लेखा निधि के अंतर्गत, संचित निधि या दोस्तों लोक लेखा निधि के अंतर्गत दोस्तों उसे जमा किया जाएगा। यदि सरकार में, यानी यदि राज्य सरकार में प्राप्त जमा राशि बकाया के रूप में प्राप्त हुई हो तो उसे संचित निधि में, तथा यदि कोई अगर सिक्योरिटी के तौर पर प्राप्त हुई है तो उसे लोक लेखा निधि के तौर पर जमा किया जाएगा। तो या तो संचित निधि में जमा होगी या दोस्तों लोक लेखा निधि में जमा होगी। संचित निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 266(1) में किया गया, और लोक लेखा निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 266(2) में किया गया। तो यह कहा जा रहा है कि अगर सरकार को कोई भी बकाया के तौर पर पैसा मिलता है तो वो संचित निधि जाएगा, और अगर किसी कस्टडी के तौर पर पैसा मिलता है या किसी अभिरक्षा के तौर पर पैसा मिलता है तो दोस्तों वो लोक लेखा निधि के अंतर्गत जमा किया जाएगा। सर जी केवल बकाया राशि, सब बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखना, केवल बकाया, अगर बकाया के तौर पर अगर सरकार का कोई पैसा मिलता है तो वो संचित निधि में जाएगा, अगर किसी प्रकार की अभिरक्षा या कस्टडी के तौर पर पैसा मिलता है तो वो लोक लेखा निधि में जाएगा। और लोक लेखा निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 266(2) में किया गया, और संचित निधि का उल्लेख दोस्तों 266(1) में किया गया। तो मेरी बात को सुनना दोस्तों, देखो मैं तो अभी हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, और चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 का पार्ट ए पढ़ रहे हैं, पार्ट फर्स्ट जो धनराशि की प्राप्ति, यानी धनराशि की प्राप्ति की बात करता है, धनराशि की प्राप्ति की बात करता है, जिसमें दोस्तों आपको नियम नंबर 5 से लेकर 7 पढ़ाए जाएंगे। दोस्तों रूल नंबर 5 तो ये कहता है कि सरकार को जो भी धनराशि प्राप्त होगी उसे बिना किसी देरी के सरकारी खजाने में, सरकारी खाते में, राजकीय खाते में जमा किया जाएगा। और रूल नंबर दोस्तों 6 कहता है कि सरकार को पैसा मिलेगा तो वो या तो संचित निधि में जमा होगा या लोक लेखा निधि में जमा होगा। अगर सरकार को कोई बकाया के तौर पर पैसा मिलता है तो संचित निधि में जाएगा, अगर किसी अभिरक्षा के तौर पर, कस्टडी के तौर पर पैसा मिलता है तो उसे लोक लेखा निधि में जमा किया जाएगा। तो सरकार को अगर कोई जमा राशि बकाया के रूप में प्राप्त होती है तो संचित निधि में जाती है दोस्तों, और यदि किसी प्रकार की अभिरक्षा के तौर पर पैसा मिलता है तो उसे लोक लेखा निधि में जमा किया जाता है। याद होगा तो बस दोस्तों नियम बना लो कि केवल 30 मिनट पढ़ना है, बस 30 मिनट, 24 घंटे में से 30 मिनट आपको जीएफ भंडार को देंगे दोस्तों। और दोस्तों रूल नंबर 7 कहता है, दोस्तों रूल नंबर 7 कहता है जमा पर नियंत्रण अधिकारी के दायित्व होंगे। भाई जमा पर सरकार का जो पैसा जमा होगा, प्रत्येक राजस्व विभाग जो सरकार के रेवेन्यू को रखता है या उससे संबंधित कोई भी प्रशासनिक विभाग का ये कर्तव्य है, ये दायित्व है कि सरकार में प्राप्त होने वाली बकायों का सही तरीके से शीघ्रता पूर्वक निर्धारण करे और उनका संधारण करे और लेखांकन सुनिश्चित करके कोषागार में वो राशि जमा कराए। यह जिम्मेदारी किसकी है? नियंत्रण अधिकारी की है दोस्तों, जिसको इस काम के लिए रखा गया है। ओके दोस्तों, क्लियर सभी को? जिस व्यक्ति को इस काम के लिए कहा गया, और आप जानते हो दोस्तों नियंत्रण अधिकारी की जो परिभाषा है वो रूल नंबर 2(9) में दी गई है दोस्तों। और ये नियंत्रण अधिकारी कोई विभागाध्यक्ष भी हो सकता है या विभागाध्यक्ष के अधीन कोई भी आपका राजपत्र अधिकारी हो सकता है जिसको सरकार के धन का कंट्रोल करने का दायित्व सौंपा गया है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या? सरकार का जो भी रेवेन्यू प्राप्त होगा उस रेवेन्यू को सही तरीके से शीघ्रता पूर्वक उसको लेखा जोखा करना, उसको सही तरीके से रखना, उसको मेंटेन करना और फिर उसको कोषागार में जमा कराना, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है दोस्तों? ये किसकी जिम्मेदारी? नियंत्रण अधिकारी की जिम्मेदारी है। ये सारा पावर नियंत्रण अधिकारी का रहेगा दोस्तों। बताओ दोस्तों तीनों नियम याद हुए या नहीं हुए? यस या नो? अब देखो मित्रों, अभी आप लोग पढ़ रहे हो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 का नाम है दोस्तों वित्तीय प्रबंध एवं नियंत्रण की सामान्य प्रणाली।
और दोस्तों इस चैप्टर नंबर 2 के टोटल कितने भाग है? 7 भाग। उसमें से एक भाग आपका कंप्लीट हो चुका। भाग नंबर जो 1 है वो क्या कहता है दोस्तों? भाग नंबर जो 1 है वो कहता है धन राशि की प्राप्ति, यानी कि धन की प्राप्ति। और भाग नंबर 1 के 3 नियम है आपका, रूल नंबर 5, रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7। तीनों नियम आपस में कनेक्टेड है दोस्तों। जो रूल नंबर जो 5 है वो तो ये कहता है कि सरकार को किसी भी रूप में जो पैसा मिलेगा तुरंत प्रभाव से सरकारी खाते या राज्य के खाते में जमा होगा। रूल नंबर 6 कहता है कि बकाया के तौर पर पैसा मिलता है तो संचित निधि में जाएगा, और अगर किसी अभिरक्षा के तौर पर पैसा मिलता है तो लोक लेखा निधि में जाएगा। और दोस्तों रूल नंबर 7 ये कहता है कि इन सब का कंट्रोल नियंत्रण अधिकारी के पास होगा। और नियंत्रण अधिकारी की जो परिभाषा है दोस्तों वो रूल नंबर 2(9) में दी गई है। और दोस्तों आप सबको बता चुका कि जो नियंत्रण अधिकारी होता है दोस्तों, वो नियंत्रण अधिकारी कोई भी विभागाध्यक्ष हो सकता है या विभागाध्यक्ष के अधीन कोई भी प्राधिकारी हो सकता है दोस्तों, जो सरकारी धन को कंट्रोल करने का पावर रखता है। तो दोस्तों बताओ ये तीनों नियम याद हुए या नहीं हुए? यानी कि दोस्तों भाग नंबर 1, पार्ट नंबर जो 1 है धन की प्राप्ति, सरकारी धन की प्राप्ति के संबंध में दोस्तों 3 नियम है, रूल नंबर 5, रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7। बताओ ये सारी बात याद हुई नहीं? अगर बकाया पैसा मिलता है तो संचित निधि में जाएगा, और अगर किसी प्रकार की अभिरक्षा के तौर पर पैसा मिलता है तो लोक लेखा निधि में जाएगा दोस्तों। रूल नंबर 5 में कहा गया कि सरकार का जो भी पैसा होगा वो तुरंत प्रभाव से सरकारी खाते या राज्य के खाते में चला जाएगा। रूल नंबर 6 कहता है कि दोस्तों अगर वो बकाया के तौर पर मिलता है तो संचित निधि में जाएगा, और अगर किसी प्रकार की अभिरक्षा के तौर पर मिलता है तो दोस्तों लोक लेखा निधि में जाएगा। और इस प्रकार के खर्चों पर कंट्रोल होगा आपका नियंत्रण अधिकारी का। और नियंत्रण अधिकारी कोई ना कोई विभागाध्यक्ष हो सकता है या विभागाध्यक्ष के अधीन कोई भी प्राधिकारी हो सकता है। बताओ दोस्तों ये चीज समझ में आई या नहीं? यस या नो? आज दोस्तों अपन चैप्टर नंबर 2 के 3 भाग पढ़ेंगे। टोटल 7 भाग है लेकिन आज अपन 3 भाग पढ़ेंगे। भाग नंबर 1, भाग नंबर 6 और भाग नंबर 7, बस इसके अलावा कुछ नहीं। भाग नंबर 1 आपको मैं समझा दिया। बताओ दोस्तों तीनों के तीनों नियम सबको याद हो गए क्या? यस या नो बताओ? अच्छा, लिखने की किसी को जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप सबके पास मेरी कंप्लीट किताबें होगी दोस्तों। अगर नहीं है तो बुक्स तो सबके पास होनी चाहिए। पहले दोस्तों थम्स अप करके बता दो सब लोग, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करके बता दो कि सर ये तीनों नियम हमें याद हो गए, अब दोबारा हम इनको कभी नहीं भूलने वाले। दोस्तों सबको तीनों नियम याद हो गए कि यस या नो? सिंपल सी बात है, सरकार के पैसे को तुरंत प्रभाव से सरकारी खाते में रखोगे। सरकार का पैसा या तो संचित निधि में जाएगा या लोक लेखा निधि में जाएगा, और सरकार के पैसों पर कंट्रोल कौन करेगा? नियंत्रण अधिकारी करेगा। बस इतना से याद रखना है, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं दोस्तों। चलो मैं तो अब आ जाओ, अब डायरेक्ट चलते दोस्तों अपन भाग नंबर 6 की ओर। पहले अपन भाग नंबर 6 देख लेते दोस्तों, उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे। पहले मैं आपको भाग नंबर 6 पढ़ा देता हूं दोस्तों, 7। ओके, अब देखो भाग नंबर 6 कहता है विभागीय नियम, डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस की बात आती है। और भाग नंबर 6 में केवल एक ही नियम है, रूल नंबर 24। बस इतना ध्यान, रूल नंबर 24 है। और दोस्तों रूल नंबर 24 सिंपल सा ये कहता है कि नियम बनाने की शक्ति या तो वित्त विभाग की होगी या वित्त विभाग की सहमति से कोई और बनाएगा। ये कहता है दोस्तों कि समस्त विनियमन यानी जितने भी रेगुलेशंस होंगे जिनका वित्तीय प्रभाव पड़ता है वो वित्त विभाग की ओर से या तो वित्त विभाग के द्वारा या वित्त विभाग की सहमति से बनाए जाएंगे। यानी कि वित्तीय संबंधित नियमों को बनाने का अंतिम पावर किसके पास होगा? वित्त विभाग के पास होगा, रूल नंबर 24 के अनुसार। यानी दोस्तों जितने भी सरकारी धन से संबंधित रेगुलेशंस होंगे, सरकारी धन को लेकर नियम कानून होंगे, वो सारे नियम कानून बनाने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? वित्त विभाग या उसकी सहमति से बनाए जाएंगे। वित्त विभाग या उसकी सहमति से बनाए जाएंगे दोस्तों। तो विभागीय नियमों की बात आती है कि नियम विभागीय विनियमन बनाने का पावर किसके पास है? वित्त विभाग के पास है। या तो वित्त विभाग बनाएगा या वित्त विभाग की सहमति से कोई दूसरा विभाग बना सकता है। तो विभागीय नियमों का उल्लेख रूल नंबर 24 में दिया गया और भाग नंबर 6 के अंतर्गत दिया गया। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो फिर चैप्टर नंबर 2 का दोस्तों रूल नंबर फिर आता है दोस्तों आपका भाग नंबर 7। भाग नंबर जो 7 है दोस्तों उसमें लेखा अधिकारियों के कर्तव्यों की बात आती है, जिसमें रूल नंबर आपका एक तो 25 है और एक रूल नंबर आपका 26 है। दोस्तों रूल नंबर 25 तो साफ साफ कहता है, रूल नंबर 25 कहता है कि लेखा सेवा
और अधीनस्थ लेखा सेवा के जो अधिकारी है और कर्मचारियों के कर्तव्यों और उत्तरदायित्व की बात आती है। और इन अधिकारियों का देखो, लेखा अधिकारियों के कर्तव्य और दायित्व का जो उल्लेख है वो जीएफएनआर की परिशिष्ट संख्या 4 और परिशिष्ट संख्या 5 में दिया गया। तो दोस्तों, जो भी लेखा अधिकारी होगा यानी अकाउंट्स ऑफिसर होगा, या आपका असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर होगा, या कोई अकाउंटेंट होगा, या कोई जूनियर अकाउंटेंट होगा, इन सबके जो कर्तव्य होंगे, इन सबके जो उत्तरदायित्व होंगे वो जीएफएनआर की परिशिष्ट संख्या 4 और परिशिष्ट संख्या 5 में दिया गया। और ये विभागीय लेखों के उचित संधारण और लेखे और अन्य विवरण महालेखाकार को प्रेषित करने का कार्य करेंगे। तो इसका मतलब रूल नंबर 25 में लेखा अधिकारियों के कर्तव्य और उत्तरदायित्वों का उल्लेख किया गया है, और इन सब की जो बात आती है वो परिशिष्ट संख्या नंबर 4 और 5 में आती है। और दोस्तों, रूल नंबर 26 कहते हैं शक्तियों का प्रत्यायोजन। तो आप जानते हो दोस्तों, रूल नंबर 26 में कहा गया कि जीएफएनआर के अंतर्गत विभिन्न प्राधिकारियों को वित्तीय शक्तियां सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के भाग नंबर 3 में प्रत्यायोजित है। भाग नंबर 3 के आधार पर साफ साफ कहा गया कि कोई भी अधिकारी अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन अपने अधीनस्थ कर्मचारी को कर सकता है। यानी शक्तियों का प्रत्यायोजन जो है दोस्तों वो अधीनस्थ कर्मचारी को किया जा सकता है। अधीनस्थ कर्मचारी को शक्तियों के प्रत्यायोजन की बात यहां पर की जा सकती है। यह बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है दोस्तों। अब देखो मित्रों, आप बता दूं, अभी अपन ने रूल नंबर 5 पढ़ा, रूल नंबर 6 पढ़ा, रूल नंबर 7 पढ़ा, यह भाग नंबर आपका 1 था। रूल नंबर 24 पढ़ा, भाग नंबर 6, और रूल नंबर 25 पढ़ा, रूल नंबर 26 पढ़ा, भाग नंबर आपका 7। यहां पर धन की प्राप्ति की बात की जाती है, यहां विभागीय विनियमनों की बात आती है, और यहां लेखा अधिकारियों के कर्तव्यों और उत्तरदायित्व की बात आती है। 25 में लेखा अधिकारियों के कर्तव्यों की बात आती है, और 26 में शक्तियों के प्रत्यायोजन की बात आती है। और शक्तियों का प्रत्यायोजन भाग नंबर 3 के अंतर्गत आपका दिया गया है। अब बताओ, ये 6 के 6 नियम आपको याद हुए या नहीं हुए दोस्तों? अब एक बार अपने घर आ जाओ दोस्तों। अब सुनो, देखो मित्रों, मैं आपको बता दूं, सुनो, हमने पढ़ा था दोस्तों आप लोगों के लिए, देखो हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, हमने आपको पढ़ाया था परिशिष्ट संख्या 1। परिशिष्ट संख्या 1, जो आपकी परिशिष्ट संख्या 1 होती है, उसमें क्या बताया गया दोस्तों? कार्यालय अध्यक्ष की बात की जा रही है कि जो कार्यालय अध्यक्ष होगा ना, कार्यालय अध्यक्ष, उस कार्यालय अध्यक्ष के क्या कर्तव्य होंगे, क्या उत्तरदायित्व होंगे, इन सब का उल्लेख परिशिष्ट संख्या 1 में दिया गया। दोस्तों, जो परिशिष्ट संख्या जो 2 है, परिशिष्ट संख्या 2 है, उसमें संविदा और आश्वासन की बात की जा रही है। संविदा एवं आश्वासन, संविदा एवं आश्वासन को लेकर बात की जा रही है। संविदा और आश्वासन को लेकर बात की जा रही है। दोस्तों, जो परिशिष्ट संख्या आपकी 4 और 5 है, 4 और 5, उसमें लेखा अधिकारियों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व की बात आती है। लेखा अधिकारियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व की बात आती है दोस्तों। रूल परिशिष्ट संख्या जो 6 है, उसमें महालेखाकार की बात आती है। महालेखाकार, महालेखाकार के नियमों की बात आती है, महालेखाकार की शक्तियों की बात की जाती है परिशिष्ट संख्या 6 के अंतर्गत। फिर दोस्तों, आप जानते हो परिशिष्ट संख्या जो 8 है, परिशिष्ट संख्या जो 8 है, वो विभागाध्यक्षों की बात करती है। विभागाध्यक्षों की सूची, यानी विभागाध्यक्षों की जो सूची होगी वो परिशिष्ट संख्या 8 में दे रखी है। और परिशिष्ट संख्या 9 के अंतर्गत, परिशिष्ट संख्या 9 के अंतर्गत हमने पढ़ा दोस्तों आपकी सहायता अनुदान, सहायता अनुदान बंद पत्र, सहायता अनुदान बंद पत्र की बात आती है, जिसके लिए अध्याय नंबर 17 है और रूल नंबर आपके दोस्तों 279 से लेकर 293 तक है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। मैं आपको सारी बातें क्लास में ही याद कराऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परिशिष्ट संख्या 1 में कार्यालय अध्यक्ष की बात आती है। परिशिष्ट संख्या 2 में संविदा और आश्वासन की बात आती है। परिशिष्ट संख्या 4 और 5 में लेखा अधिकारियों के कर्तव्य और दायित्व की बात आती है। परिशिष्ट संख्या नंबर 6 में दोस्तों आप लोगों की महालेखाकार को लेकर बात आती है। 8 में विभागाध्यक्ष आता है और 9 में दोस्तों आप लोगों को सहायता अनुदान के बंद पत्र को लेकर बात आती है, जिसके लिए अध्याय नंबर आपका 17 है और रूल नंबर 279 से लेकर 293 तक है। ओके, समझ आ रहा है दोस्तों? आ जाओ अपने घर। दोस्तों, आज अपन पढ़ क्या रहे? आज हम आपको चैप्टर नंबर 2 याद करा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है दोस्तों? वित्तीय प्रबंध एवं नियंत्रण की सामान्य प्रणाली। और चैप्टर नंबर 2 में दोस्तों रूल नंबर कहां से कहां तक है? 5 से लेकर 26 तक। ओके, मैंने आपको दोस्तों
भाग नंबर 1 बताया रूल नंबर 5 से लेकर 7, भाग नंबर 2 बताया रूल नंबर 8 से लेकर 13, भाग नंबर 3 बताया दोस्तों रूल नंबर 14 से 17, भाग नंबर 4 बताया रूल नंबर 18 और 19, भाग नंबर 5 बताया दोस्तों 20 से लेकर 23, भाग नंबर 6 बताया रूल नंबर 24 और भाग नंबर 7 बताया दोस्तों 25 से लेकर आपके 26। आज की इस कक्षा में दोस्तों मैं आप लोगों को ये चीज बता चुका, ये चीज बता चुका और ये चीज बता चुका। ओके, मैं बता चुका दोस्तों रूल नंबर 5 कि सरकार का जो पैसा होगा तुरंत प्रभाव से सरकारी खाते में रखा जाएगा। रूल नंबर 6 संचित निधि या लोक लेखा निधि में रखा जाएगा। रूल नंबर 7 नियंत्रण अधिकारी का कर्तव्य होगा कि उस पर कंट्रोल रखे। रूल नंबर 24 विभागीय विनियम बनाने का पावर वित्त विभाग के पास होगा। रूल नंबर 25 में लेखा अधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य का उल्लेख परिशिष्ट संख्या 4 और 5 में होगा। और रूल नंबर 26 दोस्तों ये कहता है, रूल नंबर 26 ये कहता है मित्रों कि अधिकार एवं शक्तियों का प्रत्यायोजन अधीनस्थ अधिकारियों को किया जा सकता है। दैट्स ऑल। फिर हमने पढ़ा परिशिष्ट संख्या 1 कार्यालय अध्यक्ष की बात करती है, परिशिष्ट संख्या 2 संविदा और आश्वासन की बात करती है, परिशिष्ट संख्या 4 और 5 लेखा अधिकारियों के कर्तव्य की बात करती है, परिशिष्ट संख्या 6 जो होती है दोस्तों वो महालेखाकार की बात करती है, परिशिष्ट संख्या 8 में विभागाध्यक्ष की सूची है और 9 में दोस्तों सहायता अनुदान के बंद पत्र की बात की जाती है। दोस्तों बताइए आज की इस क्लास के सारे नियम आप लोगों को याद हुए या नहीं हुए? यस या नो? बताओ दोस्तों, आज की इस कक्षा के अंतर्गत जो नियम मैं बताना चाहता था वो सारे नियम आप लोगों को याद हो गए क्या? सर जी जीएफएनआर तो याद हो रही है पर आरएसआर भूल रहे हैं। बेटा कुछ नहीं भूलने दूंगा, कुछ भी नहीं। सर इसमें अलग अलग भाग याद करने पड़े। बिल्कुल दोस्तों इसमें अलग अलग भाग याद करने पड़ेंगे कि भाग चैप्टर नंबर 2 के टोटल कितने भाग है? 7 भाग। मैंने आज आपको 3 भाग पढ़ा है दोस्तों, भाग नंबर 1, भाग नंबर 6 और भाग नंबर 7। भाग नंबर 1 धन राशि की प्राप्ति जिसमें दोस्तों 5 से लेकर 7 है। भाग नंबर 6 विभागीय विनियम की बात आती है जिसमें रूल नंबर 24 है। और भाग नंबर 7 लेखा अधिकारियों के कर्तव्यों की बात की जा रही है जिसमें रूल नंबर 25 और 26 है। और रूल नंबर 26 कहता है शक्तियों का प्रत्यायोजन जो जीएफएनआर के भाग नंबर 3 में दिया गया। दैट्स ऑल। अच्छा सबके हाथों में बुक है या नहीं दोस्तों? यस या नो? देखो मैं तो पहले बताओ सबके हाथ में बुक है या नहीं दोस्तों? यस या नो? अगर आप सबके हाथ में बुक है ना दोस्तों तो एक काम करो, इन नियमों को एक बार आप लोग, मैं आप सबको 5 मिनट का टाइम देता हूं, इन नियमों को एक बार वापस से याद कर लो और कुछ भी पूछना हो दोस्तों दोबारा पूछ लो। लेकिन दोस्तों अपने दिलो दिमाग में धारण कर लो कि आज केवल हम इन्हीं नियमों को पढ़ेंगे, इनके अलावा दूसरा नियम नहीं पढ़ेंगे, मतलब नहीं पढ़ेंगे। बस आज केवल इतना ही पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं दोस्तों डेली के 5 नियम पढ़ने, बस आपको केवल 5 डेली के केवल 5 नियम पढ़ने हैं और डेली मात्र आपको 30 मिनट पढ़ना है दोस्तों। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं दोस्तों, ज्यादा आपको हायतोबा मचाने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों आप लोगों को याद करा दूंगा सारे नियम, टेंशन मत लो, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जैसा कहो ना बस वैसे पढ़ते जाओ, तुम्हारे सारे नियम याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों सब कुछ याद कराने की जिम्मेदारी। पेपर 2 बस धारणा आप सभी के पास मेरी ऑटो बुक्स होना जरूरी दोस्तों। अच्छा जीएफएनआर की बुक सबके पास है या नहीं दोस्तों? ये वाली जो बुक आप देख पा रहे हो तो ये वाली जो बुक है ये बुक सबके पास है दोस्तों। ओके बस दोस्तों आपको इस बुक को डेली आप लोगों को मेरे साथ बैठकर पढ़ना है, वो भी 30 मिनट बस। और लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों क्योंकि जो भी कुछ यहां पर है वो सब कुछ इस किताब में लिखा हुआ है, तो आपको लिखने की जरूरत तो है ही नहीं दोस्तों। किसी भी प्रकार से आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं दोस्तों। ओके तो अभी के लिए विदा लेता हूं दोस्तों। कल मिलेंगे दोस्तों, अपन रूल नंबर 8 से लेकर 13 पढ़ेंगे। कल दोस्तों मैं आपको रूल नंबर 8 से लेकर 13 याद कराऊंगा दोस्तों अच्छे से। आज अपन ने रूल नंबर 5 याद किया जो सरकारी धनराशि की बात करता है। 6 में दोस्तों संचित निधि और लोक लेखा निधि की बात आती है। 7 में नियंत्रण अधिकारी की बात आती है। 24 में विभागीय नियमों की बात आती है। 25 में लेखा अधिकारियों के कर्तव्य दायित्वों की बात आती है और 26 में शक्तियों के प्रत्यायोजन की बात आती है। तो भाग नंबर 1 कंप्लीट, भाग नंबर 6 कंप्लीट और भाग नंबर 7 कंप्लीट। और आप सभी को पता है चैप्टर नंबर 2 में टोटल कितने भाग है? आपके 7 भाग है जिसमें 3 भाग आज अपने कंप्लीट हो चुके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।